हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो इग्नू के या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो देश के तमाम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं उन लोगों के मास्टर्स के लिए जो वीडियोज़ है वो लेकर आइए, जो मास्टर्स के विषय उन्हें पढ़ने होते हैं। सो गाइस, आप लोगों की स्पेशली जो इग्नू के स्टूडेंट्स से उनकी फर्स्ट यूनिट आज हम बात करने वाले हैं पुनर्जागरण के बारे में कि भाई पुनर्जागरण क्या था और व्यक्तिवाद क्या था। इसके बारे में ये वीडियो का पार्ट 1 रहने वाला है। पार्ट 2 और भी जो वीडियोस होंगी आप लोगों के लिए जल्द से जल्द आते रहेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को करना होता है तो उसका इंट्रो जानना होता है। तो आज हम पुनर्जागरण के बारे में बात करेंगे कि भाई पुनर्जागरण क्या था। तो सबसे पहले हमें इसका इंट्रो ही डिस्कस करना है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई जो पुनर्जागरण है इसको अंग्रेजी में एक तरीके से देखा जाएगा तो बहुत से लोग रेनेसा शब्द का प्रयोग करते हैं। और ये जो रेनेसा शब्द है ये इतावली भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? इतावली भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है पुनर्जागरण। लेकिन पिछले 2 दशकों में इस शब्द का नया अर्थ लिया जा सकता है, यानी ये शब्द जो है अब परिवर्तित हो चुका है, एक नया अर्थ इसका लिया जा सकता है। आज रेनेसा शब्द का मतलब यह है कि जो 15वीं शताब्दी में यूरोप में जो ताकतवर राज्य का उदय हुआ था, जब इटली था दोबारा से ताकतवर हो गया था, तो इस बड़ी हलचल को ही जो शब्द दिया जाता है उसे रेनेसा दिया जाता है। पुनर्जागरण भी कहा जाता है, लेकिन अब हम देखें तो ज्यादातर विद्वान जो है वो रेनेसा शब्द का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि 14वीं और 15वीं शताब्दी में जो यूरोप का पुनर्गठन हुआ, फिर से यूरोप एक समय के बाद फिर से यूनान और एथेंस के बाद में जब अपनी प्रतिष्ठा खोने के बाद में दोबारा से जब ताकतवर बना, या फिर जब हम देखते हैं रोमन साम्राज्य का जो पतन हुआ उसके बाद में फिर ये यूरोप का उदय हुआ, तो इसी कारण से इसे हम रेनेसा शब्द का प्रयोग करते हैं। किस सन के लिए करते हैं? अगर हम देखें तो 15वीं शताब्दी के तक के लिए, 14वीं से 15वीं शताब्दी। आधुनिक यूरोप की शुरुआत में आधुनिकता को अगर हम देखें भाई आज जो मॉडर्न हमारे सामने यूरोप है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं पुनर्जागरण का बहुत ही ज़्यादा योगदान है। अगर पुनर्जागरण नहीं होता, रेनेसा नहीं होता, तो कहीं ना कहीं पुनर्जागरण यहाँ पर हमें जो आज हमें इतना ज़्यादा ताकतवर हमें दिखाई देता है, यूरोप को इतना ताकतवर दिखाई नहीं देता। तो सबसे पहले पुनर्जागरण के विचार की शुरुआत किसने करी, क्या था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 1860 में एक राइटर है जिनका नाम है बर्कहार्ट। इन्होंने सांस्कृतिक इतिहास संबंधित अपनी एक महान किताब लिखी थी जिनका नाम था दी सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसा इन इटली। ये बुक का नाम है इनकी। और इसमें ही इन्होंने क्या किया था, पुनर्जागरण साथ ही साथ मानवतावाद का वर्णन किया है। नाम याद रखना है, कब की बात है, 1860 की। और लेखक का क्या नाम है? बर्कहार्ट। इन्होंने बर्कहार्ट की जो किताब है इसमें ज्ञानोदय काल के बारे में भी आपसे पूछ ले तो ध्यान रखना है पुनर्जागरण को ही कहा जाता है। का मजबूत आकार लेने वाली पुनर्जागरण की धारणाओं का जो संश्लेषण किया है या विवरण किया है, आप ये ध्यान सकते हैं कि भाई पुनर्जागरण का और मानवतावाद का अगर किसी ने वर्णन किया है तो बर्कहार्ट की पुस्तक में। इसके साथ साथ 18वीं और 19वीं शताब्दी में धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी बुद्धिजीवियों ने अपने विश्वास और मूल्यों के स्रोतों की तलाश कर रहे थे। इस समय 18वीं शताब्दी में बहुत सारे विद्वान वहां पर यूरोप में पैदा हुए जो धर्मनिरपेक्ष या एक ऐसी अच्छी शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए इसके बारे में उनका क्या कहना था, इसके बारे में उन्होंने अनेकों ग्रंथ लिखे। उन्होंने कहा कि पुरानी सभ्यताओं का विनाश होने के बाद में क्या हुआ कि भाई एक अंधकार का, बर्बरता का युग आया, और इस बर्बरता के कारण क्या है कि बहुत ज़्यादा निरंकुशता हावी रही। और साथ ही साथ इस बात का वर्णन जो है बर्कहार्ट ने अपनी पुस्तक में भी किया है कि भाई जैसे ही ये अंधकार का युग खत्म हुआ उसके बाद दोबारा से क्या शुरू हुआ, पुनर्जागरण शुरू हुआ। व्यक्ति को अधिकारों के बारे में बहुत ज़्यादा संपत्ति मिलने लगी, व्यक्तियों को अधिकार मिलने लगे, और साथ ही साथ व्यक्ति जो है वो अपने निर्णय भी खुद पे खुद लेने लगा। बर्कहार्ट की जो किताब है 19वीं शताब्दी में, जो 19वीं सदी है उसमें पुनर्जागरण की यह धारणा हावी रही, परंतु उनकी आलोचना आगे चल के होती है। जो 19वीं शताब्दी में अगर पुनर्जागरण की बात का अगर अच्छा स्रोत माना जाता था तो बर्कहार्ट की किताब ही थी। लेकिन 1940 से 50 के दशक में एक ऐसा समय भी आया जब इनकी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई। आलोचना किसने करी? जिनका नाम था होमर। याद रखना, इन्होंने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द विनर ऑफ द ट्रेवल सेंचुरी था, ये बुक का नाम था उनका। और इनका कहना था कि भाई पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग जो ऐसे लोग जो साहित्यों में, पुराने साहित्यों में बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था।
और अगर आप देखें तो ये 12वीं सदी की मुख्य विशेषता और नवीन संस्कृति के जो बीच का काल रहा है, ये उसी को इस शब्द के थ्रू संबोधित किया जाता है या बताया जाता है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि जो 11वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी 11वीं सदी के बाद जो इटली है, वहाँ पर व्यापार और साथ ही साथ बाजार, साथ ही साथ शासन केंद्र, अध्ययन केंद्र ये बन चुका था। और आज जो ये पुनर्जागरण है वो इसी का परिणाम हमें पता चलता है। आगे चल के यूरोप में 14वीं जो शताब्दी है उसमें संकट भी आया। यहाँ पर 14वीं शताब्दी आपको करना है। 14वीं शताब्दी में संकट आया, परंतु देखा जाए तो 12वीं और 13वीं शताब्दी में यूरोप सबसे अधिक विकसित और समृद्ध देश धीरे धीरे बनने लगा था या बन चुका था। इटली में शहरों और व्यापार का काफ़ी ज़्यादा विकसित हुआ, काफ़ी ज़्यादा विकास होना स्टार्ट हो गया था। और साथ ही साथ यही था आप लोगों के लिए एक पूरा का पूरा टेन्योवर, जिसे हम पुनर्जागरण के काल के नाम से जानते हैं। और पुनर्जागरण का एक बेसिक सा इंट्रो था कि भाई किसकी बुक्स में हमने देखा पुनर्जागरण स्टार्ट हुआ, कहाँ पर सबसे पहले इसका इस्तेमाल हुआ। तो मैंने आप लोगों को बता दिया था, जो बरकाट जी की बुक थी, आपको ये नाम याद रखना है, इंट्रो है। और साथ ही साथ इनकी आलोचना किन्होंने करी है, आपको ये भी नाम रखना है, होमर जी का नाम भी याद रखना है। सो गाइज, आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत वैल्यू मिली होगी। ये पार्ट 1 है, आगे आप लोगों के लिए और भी वीडियोस आती रहेंगी, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आती रहेगी। सो गाइज, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। आई होप आप इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर भी करेंगे। चले गाइज, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक गाइज।